गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बेसिकली आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो टॉपिक है वो क्लियर तब होगा जब बेसिकली आपको आपको रिलेशन एंड फंक्शन का जो टॉपिक है वो आता होगा। तो उसी से रिलेटेड है, उसी से बहुत से टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक सेट ए है, एक सेट बी है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो फंक्शन को फॉलो करता है, इसलिए मैंने ए और बी के बीच में एक फंक्शन कंसीडर करा एफ, और इसे रियल टू रियल कहा गया। यानी कि मैंने सेट ए के एलिमेंट भी रियल नंबर लिए, सेट बी के एलिमेंट भी मैंने यहाँ रियल नंबर कंसीडर किए। अब मैंने यहाँ पर जो एंगल जो मैंने डाटा लिया वो एंगल के रूप में लिया, 30 डिग्री 60 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं π/3, और इसको लिख सकते हैं इसको लिखते हैं π/6, और इसको लिख सकते हैं π/3। जब देखिए ये फंक्शन है और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जो मेरे को बाद निकालना है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेना है। जब मैं ए और बी के बीच में एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ y sin x, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिया sin x। x की वैल्यू मैंने 30 रखी तो sin 30 की वैल्यू 1/2 आई, x की वैल्यू 60 रखी तो sin 60 की वैल्यू √3/2 आई। तो आप देखिए जब फंक्शन y sin x यानी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin x मेरे पास मौजूद है ए और बी के बीच में, तब डोमेन जो होता है एंगल के रूप में होता है, और जो रेंज होता है वो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं हमारे पास। सेट बी का पूरे एलिमेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहलाता है, कोडोमेन, और सेट बी को जो कनेक्टेड एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब आइए इनवर्स फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो पहले तो मैंने ए और बी जो आपके पास सेट दे रखे उनके एलिमेंट के बीच में एक फंक्शन एफ कर दिया था। अब हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है, यानी इनवर्स फंक्शन जब हम कंसीडर करते हैं तो हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, अब डोमेन का रोल सेट बी अदा करता है और आपका रेंज और कोडोमेन का जो रोल है वो सेट ए रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए जब आप इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो हमारे पास डोमेन न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा और जो हमारा रेंज होगा वो हमारा एंगल के रूप में होगा। इसीलिए कहते हैं जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा एंगल के रूप में आता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को करने के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स द रेंज ऑफ इट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब हम फंक्शन करते हैं तो जो डोमेन होता है इनवर्स के केस में वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो फंक्शन के केस में रेंज को रिप्रेजेंट करता है और इनवर्स फंक्शन के केस में वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट। सेकंड, इनवर्स फंक्शन हर फंक्शन का नहीं निकलता, इनवर्स फंक्शन केवल उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो 1/(1)(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। इसलिए बहुत से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है, तो आपको सबसे पहले 1/(1) और 1/(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हो कि यस इस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है कि नहीं निकलता। फिर दूसरा, साइन इनवर्स x = कभी भी बराबर नहीं होता, हम इसको साइन x की पावर -1 के बराबर नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स x एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और साइन x एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम साइन इनवर्स x के थ्रू जो एंगल निकालते हैं उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कहते हैं या प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको। और अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, और इसको हम इसका मीनिंग होता है x की वैल्यू a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और इसके बीच में भी होती है। अगर मैंने इस तरीके से सैम्पल के अंदर a और b लिखा तो इसका मतलब है x की वैल्यू a हो सकती है और लेकिन b नहीं हो सकती है, और इनके बीच में हो सकती है। और अगर मैंने ऐसे लिखा इस तरीके से लिखने को सैम्पल के, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, इसका मतलब है x की वैल्यू a भी हो सकती है और x की वैल्यू ना तो a होगी ना b होगी बल्कि इसके बीच में लाई करेगी। और अगर मैंने a b को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब x की वैल्यू a नहीं होगी लेकिन b हो सकती है और इनके बीच में हो सकती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बेसिकली जितने भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी हमारे निकाले जाते हैं वो 1/(1)(2) ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो थे वो बेसिकली 1/(1)(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते थे, इसलिए उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं था। तो हमने कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन लगाए और उसके बेस पर ही हम ये बताते हैं कि गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है उनका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो उन कंडीशन को फॉलो करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन फॉलो करने पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका इन्वर्स पॉसिबल हो पाया है, यानी कि वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 1/(1)(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में कामयाब रहे। अदरवाइज जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 1/(1)(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते थे, वो मैनी-1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, इसलिए उन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं था। हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका भी इन्वर्स पॉसिबल हो सका, क्योंकि वो 1/(1)(2) की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में कामयाब रहे।
अब देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स निकलना तभी पॉसिबल हुआ जब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। मैं ऑलरेडी आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केवल इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो 1 1 ऑन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे वो कभी भी 1 1 ऑन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते, वो मैनी वन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे। इसलिए उनका इन्वर्स निकालने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और तब हमने पाया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका इन्वर्स पॉसिबल हो सका। अब जैसे कि कोई भी फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स है, अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो आंसर हमारा यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच में, या इसके इसी रेंज के रूप में जो प्रिंसिपल वैल्यूज है जो हम मिनिमम वैल्यूज ले रहे हैं -π/2 से π/2, या इसके आगे जो वैल्यू है इसके ही बीच में अगर आंसर आता है या इस रेंज में आता है तब हम बोलते हैं कि गिवन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई। ये हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, तो हमने डिसीजन लिया कि डोमेन इसके बीच में होना चाहिए जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और रेंज इसके बीच में आनी चाहिए, यानी रेंज मीन्स थीटा की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो जब भी आप साइन इनवर्स है, आपको बोला जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो, कॉस इनवर्स की, टेन इनवर्स की, इनमें से किसी भी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा थीटा निकालना है जो ये जो हमारे पास दे रखा है इंटरवल, इसी के बीच में आना चाहिए आंसर, और जो हमारा डोमेन होना चाहिए वो इसके बीच में आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर एक फिगर बताया है कि अगर जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमने इस तरीके से मेजरमेंट किया तो जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक उसे हम 0 to π/2 कहते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तो इसे 0 to -π/2 कहते हैं यहाँ। और यहाँ पे -π/2 से π/2 ये पूरा एरिया जो है ये 0 से ये -π/2 से 0 ये कहलाता है, और 0 से π/2 ये कहलाता है। इस तरीके से हमें यहाँ से 0 से π तक ये कहलाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यूज़ हम एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा आपको 11th में किस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होता है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे साइन और कॉसक पॉजिटिव होते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ सारे पॉसिबल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन और कॉसक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से आपको 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका भी काफ़ी यूटिलाइजेशन है इस चैप्टर में, और आपको वो आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की यहाँ पर लेके आया हूँ। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इनके ऊपर बेस ही जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं उन पे बेस ये अप्रोच उसमें अप्लाई होंगी, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स है तो आंसर जो एक्स आएगा वो एक थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी हम साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स को हम एक्स के बराबर तब लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू 0 से π के बीच में आएगी, तभी हम इसके बराबर लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं कि क्या क्या एक्स की वैल्यू, जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स को हम एक्स तब लिख सकते हैं जब जो रिजल्ट आएगा वो 0 से π के बीच में आएगा। सेक इनवर्स सेक एक्स को एक्स के बराबर हम तब लिख सकते हैं जब एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 0 से π के बीच में लाई करेगी, लेकिन π/2 आंसर एक्स का रिजल्ट एक्स की वैल्यूज नहीं हो सकती। इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगर आपके पास बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है तो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आएगा, तब आपका आंसर जो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, साइन अगर बाहर है और साइन इनवर्स अगर ऐसे है साइन इनवर्स एक्स, तो आंसर जो है -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। कॉस और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स है तो जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब यहाँ देखिए जैसे सेक इनवर्स एक्स है तो जो आंसर एक्स कहलाएगा वो तब कहलाएगा जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी या एक्स की वैल्यू +1 से बड़ी, उसके बराबर या उससे बड़ी होगी तभी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर अब दूसरे में देखिए साइन इनवर्स 1/x है तो हम इसे कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। कॉसेक इनवर्स 1/x है तो हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स है तो उसे हम कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है जिनको आपको लर्न करना है और उनको फिर आप कैसे क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखिए आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे साइन इनवर्स -x है, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके से आता है तो आप उसको -sin x लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स -x है तो उसे पाई -cos इनवर्स x लिख सकते हैं। टेन इनवर्स -x है तो उसे -tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको लर्न करनी है। इसके अलावा ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, साइन इनवर्स x + cos इनवर्स x है तो उसे π/2 लिखते हैं। सेक इनवर्स x + cosec इनवर्स x है उसे भी π/2 लिखते हैं। टेन इनवर्स x + cot इनवर्स x है उसे भी π/2 हम लिख सकते हैं। अगर आपके पास टेन इनवर्स x + tan इनवर्स y इस तरीके से
क्वेश्चन में मेंशन आता है तो आप उसको tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। शर्त है ये देखना होता है कि x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए और x y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होना चाहिए। अगर आपके पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बस शर्त होती है कि x y का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अब देखिए गाइज आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे आप अगर आपके पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो आप इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करे, उनके बराबर हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम जो है 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला और उसके लिए ये कंडीशंस, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए ये फॉर्मूला, उसके लिए ये कंडीशन, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए ये फॉर्मूला और उसके लिए ये कंडीशन, और 2 tan इनवर्स को आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 tan इनवर्स एक्स को ही कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 tan इनवर्स एक्स को ही आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है कि नहीं है। ये 2 tan इनवर्स एक्स का आपको बेसिकली साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में फॉर्मूले गिवन है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, ये फॉर्मूले हैं। और ऐसे ही अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स जेड, इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसको tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख सकते हैं। और शर्त होती है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो सम है वो 1 से छोटा होना चाहिए। अब गाइज मैं कुछ 11th की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ और इनको मेरा लिखने का उद्देश्य आप इन्हें लर्न करेंगे। इनके बेस पर जो ट्रिग्नोमेट्री में के जो भी फॉर्मूले इस वाले चैप्टर में यूज़ होंगे आप उनको यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूले आगे जाके जब आप 12th के और भी बहुत से चैप्टर करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसमें भी काफ़ी यूटिलाइज होंगे। आप इनको लर्न कर लीजिए, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये बेसिकली मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, इन फॉर्मूलों को आप लर्न कीजिएगा, इनका यूटिलाइजेशन होगा, आपको हेल्प करेंगे ये फॉर्मूले इस चैप्टर को करने में। अब गाइज मैं यहाँ पर भी देखिए और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैं लेके आया हूँ, जैसे cos 2x के ये 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a को हम 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं, cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। cos 2a का 10 में फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan ए अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, sin 3a का फॉर्मूला 3 sin ए माइनस 4 sin क्यूब होता है, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए होता है और tan 3a का फॉर्मूला ये होता है। और कुछ स्पेशल जब कभी कभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास ऐसी कंडीशन आएंगी तो आपको यहाँ पे जजमेंट करना पड़ेगा। इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं कि x की जगह हम क्या वैल्यू रखें। तो जब आप सीख जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमें x की क्या क्या वैल्यू पुटअप करनी चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है, मेंशन करा है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो करने में। अब गाइस बहुत से क्वेश्चन में जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जैसे ये अंडर रूट निकालना है 1 माइनस साइन एस का, तो आपने 1 को मेंशन करा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से और साइन एस को लिखा 2 साइन एस बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से। आपके पास ये एक अप्रोच बनी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉस स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 को लिखा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स मीन्स हमारे पास दो रिजल्ट आए, एक आया अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और एक आया अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है कि एक बार हम अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कंसीडर करके चलते हैं और एक बार अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लेकर चलते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एक ऐसा वैल्यूज है जो 0 से π/2 एंगल के बीच में लाई करता है, तो आपको यहाँ पर एंगल के रूप में क्या है x/2 है, तो आपको x/2 लाना है। तो आपने 2 से 0 को भी डिवाइड कर दिया, x को भी, और π/2 को भी 2 से डिवाइड करा, तो आपके पास आया कि x/2 एक ऐसी एंगल है जो 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। तो हमने प्रैक्टिकली ये अप्रोच हमने
हमने प्रूव कर रखी है कि अगर कोई भी एंगल 0 से π/4 के बीच में लाई करता है तो उस एंगल में की वैल्यू अगर कॉस के साथ निकालें और साइन के साथ निकालें तो जो कॉस के साथ रिजल्ट आता है वो साइन के रिजल्ट से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर cos x/2 ग्रेटर देन sin x/2 होगा। तो इस कंडीशन में √1 - sin x यानी कि cos x/2 - sin x/2 और रूट के अंदर कोई भी रिजल्ट हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए cos x/2 - sin x/2 अगर cos x/2 ग्रेटर देन sin x/2 है तो cos x/2 - sin x/2 एक पॉजिटिव रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए √1 - sin x को हम cos x/2 - sin x/2 लिखेंगे। लेकिन अगर x π/2 से पाई के बीच में लाई करता है तो अब x/2 एक ऐसे एंगल होगा जो π/4 से π/2 के बीच में लाई करता है, और हमने प्रैक्टिकली देख रखा है कि अगर x/2 π/4 से π/2 के बीच में लाई करता है तो sin x/2 की रिजल्ट cos x/2 के रिजल्ट से बड़ा होता है, और इस केस में √1 - sin x को हम sin x/2 - cos x/2 का लेके चलेंगे, का होल स्क्वायर लेके चलेंगे, क्योंकि sin x/2 - cos x/2 के केस में ये रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, तो इसलिए तब √1 - sin x को आप sin x/2 - cos x/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। गाइज आप ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के जितने भी टॉपिक थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, उन पे बेस से आप क्वेश्चंस कीजिए, जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने आए। और अगले वीडियो में मैं उन्हीं के साथ आपको मैट्रिक्स से आगे के टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज आप इनको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स को ट्राई कीजिए। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली दोनों में CBSE और ISC में दोनों में आता है, और दोनों के लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और आप गाइज जो भी साइड बुक से, चाहे OP मल्होत्रा से पढ़िए, चाहे RD शर्मा से पढ़िए, लेकिन आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, जिससे कि आप आगे जाके कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार कर सकें। यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिकली अप्रोचेज जो हैं 12th में बेस हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पास कॉम्पिटिशन में यूज़ होंगी, तो कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको बहुत चीज़ें आप 12th में यहाँ इग्नोर करके चल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अच्छे ढंग से पढ़नी चाहिए। इसलिए आपको साइड बुक या RD शर्मा इन बुकों को भी कंसीडर करना चाहिए, जो बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। मैं आगे आपको और वीडियोस बनाऊंगा, तब उसमें मैं आगे के टॉपिक दूंगा।